वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह बिहार जे मॉक इंटरव्यू का पार्ट 21 है। इस वीडियो में मेरा एक मैसेज है आपके लिए। यह देखिए, आप दो चीज़ें ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। काफ़ी बच्चे लोग, बहुत सारे कैंडिडेट एक तरह से कहा जाए तो पैनिक की स्थिति में है कि अरे बिहार जे में तो 35 से भी कम दे दिया जाता, फेल कर दिया जाता। ये बात सही है कि 35 से कम नंबर भी दिए जाते हैं और फेल कर दिए जाते हैं। लेकिन साथ में आपको यह भी नहीं भूलना चाहिए, आप ध्यान से सुनिएगा, कि बीपीएससी को या इंटरव्यू बोर्ड को आपसे कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। अगर आपको 35 से कम दिया गया तो पैनिक करने की बजाय आप उन कारणों पे विचार कीजिए कि आपने इंटरव्यू के दौरान ऐसा क्या किया जिससे उन्हें 35 से कम देना पड़ा। तो जहां तक मैं समझ पाया हूं कि अगर आप झूठ बोलते, इम्प्रेशन जमाने के लिए या कुछ वैसी चीजें करते, बहुत सारी चीजें, ये पार्ट 21 है, आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके एक एक करके देख जाइएगा। हमने हर वीडियो में बहुत सारी दो तीन चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं। इन सबों को आप देख लीजिएगा तो आपके इंटरव्यू की तैयारी काफ़ी बेहतरीन हो सकती है। तो जी, बात कर रहे थे कि क्यों 35 से कम आता। तो इंटरव्यू आपका दो पार्ट में, फॉर्मल और इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में आप जज क्यों बनना चाहते हैं, आप किसी दूसरे स्टेट के हैं, आपका आज आप बिहार में ज्वाइन कर रहे हैं, कल को आपका अपने होम स्टेट में हो जाएगा तो आप तो यहाँ छोड़ के चले जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो अब वहाँ पे आप इम्प्रेशन जमाने के लिए कुछ झूठ बोल देते हैं और आपका झूठ पकड़ा जाता तो इसको काफ़ी सीरियसली लिया जाता। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। सेकेंडली, आप आंसर नहीं जानते, आप आर्गुमेंट कर रहे हैं, समय को बर्बाद कर रहे हैं। जो आंसर 1 लाइन 2 लाइन में आप बोल सकते हैं उसके लिए पूरा पैरा आप बोले जा रहे हैं। अनाप शनाप जो भी आप रट्टा मार रखा, जो भी आपको आ रहा है कि आप इंटरव्यू में आप कितना रेलिवेंट बोलते हैं, कितना कंसाइज फॉर्म में बोलते हैं और कितना एक्यूरेटली बोलते हैं, यह सब बहुत मायने रखता है। एक मिसकंसेप्शन है कि आपसे कुछ सवाल पूछे गए, आपने उन सवालों के सही जवाब दे दिए तो आपको अच्छे नंबर आएंगे, और अगर उन सवालों के सही जवाब नहीं दे पाए तो आपके अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। तो देखिए, सवालों का सही जवाब तो देना ही चाहिए, लेकिन इतना ही नहीं है इंटरव्यू। द वे यू स्पीक, द वे यू प्रेजेंट, दैट इज आल्सो वेरी मैटेरियल। तो ये पार्ट 21 है। ये हमारे यहाँ अभी पिछले दिनों थोड़ी पर्सनल इंगेजमेंट कुछ ज़्यादा थी तो कुछ सेशन रेगुलर नहीं हो पाए। अब सेशन रेगुलर होंगे। तो आइए देखते हैं पार्ट 21। What is difference between character and reputation? राघवेंद्र। ऋतुराज। What is difference between character and reputation? So reputation is what the public has opinion about a certain person. Character is sir. Yes, Ankit. Sir, as per my understanding, the injury with respect to reputation can be done, but not with respect to the character. Character may be relevant under criminal law, code of good conduct, but not a reputation. Reputation not relevant under criminal law. Defamation, that is damage to the reputation. Reputation has been considered as the property. And if somebody damages somebody's reputation, he can file a suit for damages. He can also prosecute under 499 and 500 IPC. So, But character is not relevant under Section 53
But whereas reputation is not relevant under section 53 rather than character is relevant. If we see in the criminal proceeding for his good behavior, a good character. यह क्वेश्चन एज इट इज जिन शब्दों में द एग्जैक्टली द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड रेपुटेशन। रंजन भदानी आप बताइए। सर मैं बताऊं? हाँ हाँ। सर कोई व्यक्ति वास्तव में कैसा है उसको सर उसको कैरेक्टर बोला जाएगा। और रेपुटेशन किसी व्यक्ति की साधारण ख्याति होती है सर, उसको रेपुटेशन है औरों की नजरों में। परफेक्ट परफेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट। ये साधना ने जो कहा, क्या आप लोगों के आंसर से बेहतर, मतलब इसे माइंड नहीं कीजिए, आप सारे लोग हमारे बच्चे हैं, मैं किसी की तारीफ नहीं कर रहा ना किसी की शिकायत कर रहा, मतलब मुझे कम से कम देखिए आप लोग खुद कंसीडर कीजिए। साधना यस, ये आंसर साधना आपने दिया है ना, साधना गुप्ता? जी सर। हाँ, आप लोग बताइए साधना का आंसर कैसा है? सही है सर, वो तो मुझे सही है। तो वानी कैसा है बेटा साधना का आंसर? Yes, sir. Very sir. Short and precise. शॉर्ट, प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, बिल्कुल। और मेरे मुंह से निकला परफेक्ट, एक्सलेंट। कैरेक्टर इज व्हाट ए मैन रियली इज एंड रेपुटेशन इज व्हाट ए मैन इन द आईज ऑफ अदर। ये मतलब ये कुछ स्पेशल आंसर हैं, ये स्पेशल स्टाइल है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि उनका सबसे बेहतरीन आंसर है। और मान लीजिए इन केस अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो मैंने देखा है इंटरव्यू एक ही क्वेश्चन पे डिसाइड हो जाता है, एक ही क्वेश्चन पे वो पूरे गदगद हो जाते हैं सटे। हालांकि ये जो प्रथा है एक ही क्वेश्चन से किसी का मूल्यांकन कर लेना, यह अपने आप में सही नहीं है, मैं कभी इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता। बट अब जैसे जज की बेहतरीन क्वालिटी, ही शुड बी ए गुड लिसनर, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अब आप बता सकते हैं कैरेक्टर इनटू सिविल केसेज नॉट रेलिवेंट। क्या यह बात क्रिमिनल केसेज में भी से कैरेक्टर, पहले तो ये बताइए कैरेक्टर इन सिविल केसेज इज नॉट रेलिवेंट, ये बात ठीक है या गलत है? तो व्हाई कैरेक्टर इन सिविल केसेस नॉट रेलिवेंट? Sir, because the court is there to judge the person and not to the character of persons. A bad person may have good character in this case. ये जबरदस्ती का आंसर है और इसी से इंटरव्यू बोर्ड इरिटेट होता है, जो मैं समझ पाया। यस वानी आप बताइए। Sir, every case has to be determined on the basis of facts of that case. Okay? So, on that basis only it will be determined. So, the character would be useless to impute the wrong upon the accused person. आप आंसर के करीब हैं लेकिन प्रोफेशनल तरीके से आप बोल नहीं पा रहे हैं। योर आंसर इज नॉट रॉन्ग, योर आंसर इज करेक्ट। अगर इसी चीज को हम कहें, क्वेश्चन है कि व्हाई कैरेक्टर इन सिविल केसेस नॉट रेलिवेंट, आपने भी वही चीज कही, ए केस हैज टू बी डिसाइडेड अपॉन फैक्ट्स ऑफ द केस नॉट द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ ए पार्टी। कैरेक्टर पर्सनल होता या ऑफिशियल होता, आई डू नॉट नो, मुझे कोई आइडिया नहीं है, आप लोग सोच के बताइए। कैरेक्टर किसी मैन का पर्सनल चीज होता है या ऑफिशियल होता? यस,
Absolutely correct. So a case has to be decided upon merits of that case. A case has to be decided on the basis of fact and circumstances associated with that case. The case has never to be decided on character of a party. Merely because plaintiff has dishonest character, his suit would be dismissed. Is it the law? Plaintiff is a man of bad repute. Therefore, he is not to be heard or he is to be heard. बताइए सोच के। हुआ रहेगा सर, उसको बैड केस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, तो कैरेक्टर अफेक्टिंग डैमेजेज, कैरेक्टर अफेक्टिंग डैमेजेज कौन सा सेक्शन है और वहां पे क्या रोल है कैरेक्टर का? और वहां पे क्या रोल है कैरेक्टर का? कैरेक्टर रेलेवेंट होगा इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द क्वांटिटी। यस, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द क्वांटम। अब वो डिसऑनेस्ट है कि नहीं, बढ़ा चढ़ा के क्लेम किया है कि नहीं, टू दैट लिमिटेड एक्सटेंट character may be relevant, but as a general rule in civil cases character is totally irrelevant। और इस जनरल रूल का एक्सेप्शन है कौन सा सेक्शन? अभी तो हुआ, बताइए, बोलिए, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए। 55 यस यस। Previous good character is relevant into criminal case। अच्छा, bad character into criminal case is relevant or not relevant? कैरेक्टर एविडेंस एक्ट में आप ध्यान दीजिएगा, एविडेंस एक्ट में कैरेक्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, गिने चुने एडमिशन से, कन्फेशन से, डाइंग डिक्लेरेशन से, कैरेक्टर से। और ये सब प्राइमरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उतना नहीं पूछे जाते। फिर बर्डन ऑफ प्रूफ से, स्टॉपेल से, इन सारे चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एग्जामिनेशन इन चीफ से, क्रॉस एग्जामिनेशन से, होस्टाइल विटनेस से, कन्फेशन ऑफ को एक्यूज से, एकम्प्लिस से। ये सारे पोर्शंस हैं एविडेंस एक्ट के। यू मस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ। दिस इज, मैं आज फिर रात में 20 क्वेश्चंस पोस्ट करूंगा एंड यू मस्ट नीड टू प्रिपेयर। तो माय क्वेश्चन टू यू इज बैड कैरेक्टर इन क्रिमिनल केसेस, whether that is relevant or not? Sir, generally it is not relevant, sir, but except in replies, sir. The person is giving of his good character, evidence of good character, then it is relevant. ये एविडेंस ऑफ, आपने सही कहा। व्हाट इज एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 14? देखिए, निकालिए और बताइए। It talks about previous convictions, which is also a relevant fact. तो प्रीवियस कन्विक्शन, Yes. हाँ, कंफ्यूज नहीं होना। प्रीवियस कन्विक्शन या प्रीवियस कमीशन दोनों शब्द यूज किया हुआ है। आप देखेंगे प्रीवियस कन्विक्शन या प्रीवियस कमीशन, तो प्रीवियस कमीशन ऑफ द ऑफेंस अनलेस until accused is convicted, क्या ये माना जाएगा कि he has committed the offense?
Unless the charges are proved beyond reasonable doubt, a man is to be presumed guilty or innocent. तो सेक्शन 4 आपको वहां कंफ्यूज करेंगे यहाँ पे, और सीधे जंप करेंगे सेक्शन 14 के एक्सप्लेनेशन 2 पे। तो आप नोट कर लीजिए और एक्सप्लेनेशन 2 सेक्शन 14 का निकाल के देखिएगा। नए वाले में ये सेक्शन 12 हो गया, BSMA भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सेक्शन 12। अगर इस मोड़ पे फंस जाए कि नए वाले में क्या प्रोविजन है, तो अगर आपको याद है तो ठीक है बता दीजिए, और याद नहीं है इन केस तो आप स्माइलिंग फेस के साथ कह दीजिए कि सर अभी पूरी तरह से याद नहीं हुआ, तो आपका काम चल जाएगा। इस बार के लिए एक्सक्यूज है। तो एक्सप्लेनेशन 2 ऑफ सेक्शन 12 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये इसमें कहा गया है प्रीवियस कमीशन और प्रीवियस कन्विक्शन। तो प्रीवियस कमीशन इज समथिंग डिफरेंट, प्रीवियस कन्विक्शन इज आल्सो डिफरेंट, एंड it has nothing to do with character. Bad character becomes relevant when evidence of good character is given by the कंप्लीट कीजिए। यस यस, तो ये आपका कैरेक्टर से ये सारे क्वेश्चंस हो गए, और कैरेक्टर में यही एक और सेक्शन है। इसमें हम पुराने वाले से करवाएं, नए वाले से करवाएं। नया वाला तो अभी तक हमें भी याद नहीं हुआ है ठीक से, दोनों के लिए, टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए फर्स्ट टाइम ही है नया वाला भी। चीजें सारी वही है, केवल इधर से उधर कर दिया गया है। और एक 48 में पुराना वाला ले लूं, ऐसा यहीं पे रखा हुआ, बस लेके आया। हमारी खिचड़ी सी हो गई है, खिचड़ी इनटू द सेंस कि नया और पुराना। चलिए, मेरे पास अभी नया वाला है, पुराना वाला कहीं रखा हुआ, निकालना पड़ेगा मुझे। व्हाट इज जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट? Sir, the fact which is not required to be proved, sir. तो फैक्ट विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी प्रूव, तो इसमें तो एडमिटेड फैक्ट भी आ जाएगा। Yes, sir. तो क्या एडमिटेड फैक्ट जुडिशियली नोटिसेबल है? No, sir. No, sir. आप लोग ट्राई कीजिए, देखिए। Sir, मैं जस्ट 1 सेकंड, मैं तो आंसर आपको दूंगा ही। हमारे यहाँ अलग अंदाज में इंटरव्यू मॉक होता है, हमारे यहाँ आंसर डिस्कस किया जाता है, जरूरत पड़ने पे पढ़ाया भी जाता है और आंसर प्रोवाइड भी किया जाता है। इन केस आप नहीं बोल पाते तो माय क्वेश्चन टू यू, व्हाट इज जुडिशियली नोटिसेबल फैक्ट? Sir, judicially noticeable fact means the fact, sir, which the judiciary already take notice of such facts, which need not to be proved, which is given under certain list are given under section 56 of the Indian Evidence Act, which need not to be proved. ये किस तरह के फैक्ट होते हैं? Sir, it is a universal fact, sir. हाँ, फैक्ट ऑफ यूनिवर्सल एप्लीकेशन,
Yes, sir. nobody doubts it, like sun rises into the east, और ये दिए हुए हैं, तो judicially noticeable fact. Admitted fact need not be proved. Can there be a judgment on the basis of admitted fact? Yes, sir. Provision? Sir, order 12 rule 6, sir. CPC. Yes, absolutely correct. If admitted fact, तो अब नाउ क्वेश्चन इज, थोड़ा सा मैं घुमा रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को. If admitted fact need not be proved, then is the court bound to pronounce the judgment, or court may pronounce judgment? The court is not Court may bound to pronounce. Why court is not bound? Admitted fact need not be proved. Then court should have been bound, but court is not bound. Why? It's because admission is not conclusive proof of the facts admitted. Yes, absolutely correct. But why admission is not conclusive? मैं थोड़ा सा घुमा रहा हूं अब, चूंकि कभी कभी होता क्या है कि आप सिंपल क्वेश्चन का अगर सही आंसर देते हैं तो फिर वो आपकी डेप्थ को जानने के लिए कुछ चीजें पूछते हैं. अब आपसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, आई डू नॉट नो, आई कैन नॉट गेस इवन. जानकारी कभी बुरी नहीं होती, जान लीजिए, हो सकता काम आ जाए. तो व्हाई एडमिशन इज नॉट कंक्लूसिव? अगर कंक्लूसिव फैक्ट क्या होता? सर कंक्लूसिव फैक्ट का मतलब है ये फैक्ट ऐसा फैक्ट होता है सर, जो अगर एक बार जो उसको प्रूव कर दिया जाए तो फिर किसी और चीज को जो उस पर आधारित हो उसको फिर साबित करने का आवश्यकता नहीं होती, बाकी सब तो साबित होना है. Soma, this is a question to you. Yes, sir. Why? Why नहीं? What is conclusive fact? Sir, conclusive facts would be those facts for which evidence cannot be given to disprove it. Evidence cannot be given, or evidence is not allowed to be given to disprove it. The evidence is not allowed to be given to disprove it. Perfect and excellent. आज शायद मॉर्निंग में हम लोगों ने किया था इसको 1-to-1 सेशन में. Yes, sir. हाँ, आई एम हैप्पी कि आपको याद है. और क्या सोमा सही कह रही है कि conclusive fact evidence shall not be allowed to be, evidence is not to be allowed to disprove it? Yes, sir. तो अगर एडमिशन कंक्लूसिव हो जाता तो एविडेंस तो दिया ही नहीं जा सकता. अब नाउ क्वेश्चन इज, इफ एडमिशन वाज इनवॉलंटरी, तो अगर इनवॉलंटरी एडमिशन है, किसी ने जबरदस्ती एडमिट करवा लिया बंदूक के नोक पे, और बंदूक की नोक पे किसी ने एडमिट करवा लिया और एडमिशन कंक्लूसिव हो गया, कोई एविडेंस ही नहीं दिया जा सकता उसे डिस्प्रूव करने के लिए. कंक्लूसिव अगर होता तो यू कैन नॉट गिव एनी एविडेंस टू डिस्प्रूव इट. तो फिर अच्छा होता बुरा होता? बताइए. यही एक सेकेंड, यही एक लाइन आपको समझना और यही सारी चीजों का आंसर है. Therefore, admission has not been made conclusive and it can only stop. And therefore, court may pronounce a judgment on the basis of admission. अगर कोर्ट को डाउट है तो कोर्ट इंक्वायर कर सकती है, कंफर्म कर सकती है whether it was a voluntary admission or involuntary admission. ओके, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? यस भीम, बोलिए. भीम कुछ कहना चाह रहा है, हैंड रेज किया था. हाँ सर. बोलिए. हेलो. हाँ बोलिए.
रिगार्डिंग सर अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था राजेश मित्रा वर्सेस करनानी प्रॉपर्टीज, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया था कि अ जजमेंट कैन नॉट बी डिलीवर्ड बेस्ड ऑन अनक्लियर, एम्बिगुअस और कंडीशनल एडमिशंस। हाँ, तो अब अनक्लियर, एम्बिगुअस, अनकंडीशनल एडमिशन, तो एम्बिगुअस एडमिशन, एडमिशन शुड बी क्लियर और एम्बिगुअस। सर मस्ट बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस। ये कोजेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए एडमिशन? कोजेंट वही एक्सप्लिसिट, क्लियर, सेल्फ एक्सप्लेनिंग। तो ये जो आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट है, ये जजमेंट आ जाए कि ऐसे लाखों जजमेंट हैं? ये सर पहले भी है लेकिन ये रिसेंट का था अभी। नहीं, ऐसे लाखों जजमेंट है जी सर। ये जो मैगजीन है, नाम मैं नहीं लूंगा, फेसबुक वगैरह सोशल मीडिया पे ये लॉ की मैगजीन बहुत, और ये लोग ऐसा ही टाइटल देते हैं एज इफ कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा पहली बार कहा। मैं किसी भी मतलब नाम लेना मेरा काम नहीं है, और इसीलिए इन सारे मैगजीन की साइटेशन कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करती। आप AIR का, SCC का, इन सबों का साइटेशंस दें तो कोर्ट उसे एक्सेप्ट भी करेगी। इनकी अब ये लोग, अब जो भी रीजन रहा हो, ये लोग बस इसी तरह का करते हैं। आपने जो जजमेंट बताया उसमें कुछ भी नई चीजें नहीं है, और ऐसे अनगिनत जजमेंट है। एडमिशन मस्ट बी क्लियर। अगर एडमिशन क्लियर ही नहीं हुआ तो व्हाट फैक्ट ए पार्टी एडमिटेड एंड व्हाट फैक्ट ए पार्टी डिड नॉट एडमिट, कैन यू से एनीथिंग अबाउट दैट? बताइए सोच के। अगर एडमिशन क्लियर ही नहीं है, एम्बिगुअस है, तो व्हाट ए फैक्ट हैज बीन एडमिटेड एंड व्हाट फैक्ट हैज नॉट बीन एडमिटेड, ये असरटेन हो पाएगा if admission is ambiguous? No, sir. तो चलिए, अब now next question is, what is primary evidence? A statement of eyewitness, is that a primary evidence? No sir, it is direct evidence sir. A statement of eyewitness, this is Yes, direct. Of course this is a direct evidence, but this is oral evidence. Primary evidence and secondary evidence pertains to documentary evidence or oral evidence? Sir, documentary Evidence. प्राइमरी एविडेंस में बस इतना ही याद रखिएगा कि ओरिजिनल इज प्रेजेंटेड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, और सेकेंडरी जो एविडेंस है, परिभाषा वगैरह वो आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे बस इतना ही कि प्राइमरी एविडेंस किसे कहते हैं। तो इन केस ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, व्हेन द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इज प्रेजेंटेड फॉर इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, सच एन एविडेंस इज नॉन एज क्या? प्राइमरी एविडेंस। व्हेन द ओरिजिनल इज नॉट अवेलेबल, Section 65 lists out the circumstances under which secondary evidence can be given. वैल्यू किसकी ज्यादा है? ये बदमाशी भरा क्वेश्चन है हमारी तरफ से। वैल्यू किसकी ज्यादा है, प्राइमरी एविडेंस की, सेकेंडरी एविडेंस की? primary evidence. सभी लोग फंस गए यहाँ पे। सर किसी का नहीं था, अगर प्राइमरी एविडेंस है ही सर तो सेकेंडरी देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जब प्राइमरी नहीं है तो सेकेंडरी देगा तो दोनों का वैल्यू समान होगा सर। एक जज की सबसे अच्छी क्वालिटी, ही हैज टू बी ए गुड लिसनर। आपने तपाक से जवाब दिया और इसलिए आपका जवाब उतना अच्छा नहीं हो पाया। ये सिर्फ इंटरव्यू के लिए ही नहीं, वैसे भी जीवन में भी
वन शुड बी ए गुड लिसनर। आप सवाल को ध्यान से सुनिए, सोचिए, फिर जवाब दीजिए एज ए लॉ स्टूडेंट। तो सवाल ये पूछा गया कि एविडेंशियरी वैल्यू किसकी ज्यादा होती, प्राइमरी की या सेकेंडरी को। ये फंसाने वाला क्वेश्चन, अब बदमाशी भरा क्वेश्चन है और क्रिटिकल क्वेश्चन है। आपके जितने भी फ्रेंड होंगे हर कोई आंख बंद करके तोते की तरह कहेगा कि प्राइमरी एविडेंस की होती। यस वानी, आप बताइए। And I think the evidentiary value would be same for both primary and secondary evidence. Why I think so? Because 35 copies of the public document is admitted as secondary evidence. Due to the reason behind that the original document cannot be produced to the court, so that it cannot diminish the evidentiary value of those copies. And evidence it does not explicitly says that the evidentiary value of secondary evidence. एब्सोल्युटली करेक्ट। यस शिवम शर्मा, मैं बहुत देर से मतलब नहीं देख पाया था, आप बताइए। यस सर, एविडेंशियरी वैल्यू अगर प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस की हम बात करें तो सबसे पहली बात, अगर दोनों प्राइमरी एविडेंस नहीं है तभी सेकेंडरी एविडेंस की जरूरत पड़ेगी। और सेकेंडरी एविडेंस को हम ड्यूली प्रूव करे दे रहे हैं एज पर प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 165। तो कोर्ट जो है उस सेकेंडरी एविडेंस ड्यूली प्रूव सेकेंडरी एविडेंस के बेसिस पे भी जजमेंट पास कर सकती है। कि क्या एविडेंस की वैल्यू होगी तो उसका कोर्ट पे जुडिशियल डिस्क्रिप्शन अप्लाई करेगा। देखिए ठीक है, if secondary evidence is accepted, so the moment secondary evidence is accepted, it has the same value as that of primary evidence. अगर secondary evidence accepted नहीं होता तो फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। It shall also be not read into the appreciation of evidence. हाँ, मुझे याद भी आ गया, एक स्पेशल क्वेश्चन है, आप लोग लिखिए। वहां पे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, तो जो बच्चा कहता है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट एविडेंस एक्ट है, तो उसे तो पहले एविडेंस एक्ट के थोड़े हल्के फुल्के क्वेश्चन होते हैं और बीच में 99% चांस है कि वो आपसे पूछेंगे कि एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस क्या होता। व्हाट इज एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस? यस शिवम शर्मा। सर, एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस के लिए स्पेसिफिकली कोई सेक्शन नहीं प्रोवाइडेड। सर, ये क्लियर एक्ट ऑफ जजिंग है, जो कोर्ट डिसाइड करेगा हर केस को। जब फैक्ट्स और डील प्रूव हो जाएंगे तो पर्टिकुलर रेलिवेंट फैक्ट या फैक्ट इश्यू को प्रूव करने के लिए एविडेंसेस देंगे हम। सर, जो एविडेंसेस प्रोवाइड करेंगे उस मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एंगल से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि आपका इंटरव्यू हाईकोर्ट के जज साहब लेंगे, तो जज साहब ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों को पसंद करेंगे। अगर तुलना की जाए तो ज़्यादा इंक्लाइनेशन किधर होगा, प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ या एकेडमिक चीज़ों की तरफ? चांसेस क्या है? प्रैक्टिकल चीजों की तरफ। तो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, आपने ठीक कहा कि इट हैज नॉट बीन डिफाइंड। तो लिटिगेशन में फाइल एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, तो कोर्ट उसे डिसाइड करती है कि कौन सा एविडेंस इज कैपेबल टू बी एडमिटेड एंड कौन सा एविडेंस इज नॉट कैपेबल टू बी एडमिटेड। कौन सा एविडेंस कॉन्फिडेंस इंस्पायर करता और कौन सा एविडेंस कॉन्फिडेंस इंस्पायर नहीं करता। तो दिस इज रफली स्पीकिंग नॉन एज एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस। इसको हम वैसे भी कह सकते हैं, अप्लाइंग द लॉ ऑफ एविडेंस इज नॉन एज एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस।
हम एविडेंस को अप्रिशिएट करते हैं, मीन्स लीगल प्रोविजंस को देखते हैं, उसके एविडेंशियरी वैल्यू को देखते हैं, उसके एडमिसिबिलिटी को देखते हैं। तो विद दीज इनपुट्स अगर सवाल हो कि व्हाट इज अप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस, तो इसका आंसर कैसे देंगे? ट्राई कीजिए। यस अंकित बताइए। Sir, it is up to the honorable judges how to consider the evidence, like the primary is to be considered over the secondary, and like the direct is considered over the indirect evidences, like hearsay evidences. तो इनडायरेक्ट एविडेंस इज इनएडमिसिबल बाय इटसेल्फ। इनडायरेक्ट एविडेंस का कोई रोल है? Sir, hearsay evidences, like in res geste, it is admissible. Hearsay evidence in res geste is admissible, or res geste is an exception to hearsay evidence? Sir, it is an exception to hearsay evidence. और ये कहना कि hearsay evidence is no evidence at all, हम ये कहेंगे कि res geste is an exception to hearsay rule। hearsay evidence कहना लिटरली करेक्ट नहीं हो क्या? जी सर। आप अपनी हम तो आपको आंसर देंगे इस शॉर्ट एंड क्विक, आप अपनी तरफ से जो यस वानी प्लीज कैरी ऑन। Sir, appreciation of evidence can be understood as assessment of evidence by judge by determining its case, by giving probative values to the evidence, by applying a judicial mind to the facts. यस प्रज्ञा। So, appreciation of evidence is the process of evaluating the validity or the quality of the evidences, like if they can be made admissible, or how relevant are they, what weightage are they carrying, so whether it can be used in further culpability or not. So, sir, this is the appreciation. एनीबॉडी एल्स? आप में से कोई और बोलना चाहेंगे? एप्रिसिएशन आप ट्राई कीजिए, बोलिए, भागिए मत। आप बोलेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। क्या हम कह सकते हैं? यस यस शिवम प्लीज कैरी ऑन। Sir, the portion of application of reason will always come after when the particular fact is proved to be relevant or fact in issue, and for proving those particular relevant fact or fact in issue, when the evidences came before the court, then it is up to the court to decide whether particular evidence is sufficient enough to prove that particular fact or not. That is what is called the appreciation of evidence. देखिए मैं आपको देसी तरीके में शॉर्ट एंड क्विक बताता हूँ और प्रैक्टिकल बताता हूँ। जब सारी चीजें हो जाती है आर्गुमेंट के टाइम पे, कोर्ट हर एविडेंस के एविडेंशियरी वैल्यू को, उसके प्रोबेटिव वैल्यू को देखता है। व्हाट इज प्रोबेटिव वैल्यू? Probative value is value of probability, and that is also known as evidentiary value. So, can there be a judgment without appreciation of evidence? No, sir. A judgment, delivering a judgment by improper appreciation of evidence. Is that judgment good, or that judgment is bad in law and to be set aside in appeal?
अगर इम्प्रॉपर एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस है तो कैन ए जजमेंट सर्वाइव इनटू अपीलेट कोर्ट और इट हैज टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंगली। अपील में जजमेंट मॉडिफाई हो सकता है या सेट असाइड हो सकता है या फर्म हो सकता है या तीनों हो सकता है। तीनों हो सकता है। तो एप्रिसिएशन ऑफ एविडेंस ये जान लीजिए कि लास्ट में होता है, आर्गुमेंट जब वगैरह हो जाए उस समय होता है, बिल्कुल लास्ट में। तो आपको सिर्फ इतना ही करना है कि एग्जामिनिंग द evidentiary value and apply the law of on the evidence available before the court, that is known as appreciation of evidence। इसको चाहे तो आप लिख भी लीजिए। अब पता ना ये वीडियो YouTube पे आएगा कि नहीं आएगा, शेड्यूल बहुत बिजी है। If you wish you can note it down। हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस? Sir, substantive piece of evidence means a piece of evidence on which the conviction can be made. ओनली कन्विक्शन और एक्यूटल भी हो सकता। Sir, it depends upon the fact and circumstances। हो सकता है सर, एक्यूटल भी हो सकता है। तो आपने जो कहा कि पहले कन्विक्शन कैन बी मेड, इज दैट ए गुड आंसर? हाफ करेक्ट ही आपने कहा। सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस पे कोर्ट में रीच अपॉन ए डिसीजन। यस सोमा, आप बताइए व्हाट इज सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस? The substantive piece of evidence is that evidence which the court relies upon and bases its judgment. यस, परफेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें दोनों चीज आ गई, एक्यूटल भी हो सकता, कन्विक्शन भी हो सकता। हम लोग किताबों में पढ़ते हैं FIR इज नॉट सब्सटैंटिव पीस ऑफ। पहले तो मुझे नहीं आता, आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। मुझसे कोई गलती हो तो आप लोग ठीक कीजिएगा। डर तो नहीं रहे कि मैं खुद ही एडमिट कर रहा हूँ कि आई हैव लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। कुछ बच्चे लोग हमारे घबरा भी जाते हैं कि सर तो खुद ही कहते हैं लिटिल नॉलेज ऑफ लॉ। अब भैया मेरे को लिटिल नॉलेज ही है तो मैं क्या कहूँ खुद को। चलिए, ये थोड़ा हंसी मजाक में कर रहा था लाइटर मोड में। मुझे ये बताइए, वो क्या सवाल मैं पूछ रहा था, सवाल ही मेरे अभी। सब्सटैंटिव पीस ऑफ, यस, FIR, whether that is substantive piece of evidence or not? No, sir. No, sir, FIR is not substantive। A statement recorded under section 164 by a judicial magistrate, ये substantive piece of evidence है या नहीं? नो सर। No, sir। नहीं है। नो No, सर। sir। बिल्कुल है सर। बिल्कुल है, किसने कहा? हम बोले। कहाँ पढ़ा आपने ऐसा? मतलब सर वो क्या, अगर वो एक ट्रू और वॉलंटरी है तब तो सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस होगा। Even if it is true and even if it is voluntary and even if it is recorded by a judicial magistrate duly authorized and competent, then also does it become a substantive piece of evidence? नो सर। ये बहुत ही हॉट क्वेश्चन है, ये रिपीट होता है। आप लोग भी जाइएगा तो आप लोगों को मिलेगा। माय क्वेश्चन इज, स्टेटमेंट
under section 164 CRPC recorded by a judicial magistrate. ये एविडेंस एक्ट एफिडेविट पे लागू होता? No, sir. नो सर क्यों नहीं लागू होता एविडेंस एक्ट एफिडेविट पे? Because this is yes, because this is one-sided statement. 164 वाला स्टेटमेंट वन साइडेड है, या अक्यूज को क्रॉस एग्जामिन करने की अपॉर्चुनिटी दी गई है? वन साइड सर One side. राघवेंद्र आप बताओ। यस सर वन साइड है सर तो बिकॉज इट इज वन साइडेड, therefore it is not a substantive piece of evidence. डाइंग डिक्लेरेशन क्या सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस है? नहीं है। Yes, sir. It is substantive piece of evidence. Confession, what is evidentiary value of confession? यस सर थ्रू वन इंटरेस्ट कंफेशन सर तब उसका साइंटिफिक क्या कहता है वो बड़े प्रोजेक्ट सर ठीक है तो हो जाएगा सर कंफेशन। यहाँ पे थोड़ी बदमाशी कहना अच्छा नहीं होगा। बदमाशी में एकेडमिक पर्पस है, आप लोगों को समझा। बदमाशी से मेरा ताल्लुकात है कि थोड़ा कड़े क्वेश्चन, ट्विस्टेड क्वेश्चन, मतलब जस्ट एकेडमिक पर्पस से मैं ये सारे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको प्रॉपर तरीके से मैसेज कन्वे करने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए। ये जो कन्फेशन, अगर ये सवाल पूछा जाए कि वेदर कन्फेशन इज ए सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस और नॉट, तो इसका आंसर आप दीजिए कि जुडिशियल कन्फेशन में बी ट्रीटेड एज ए सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस हैविंग वेरी हाई प्रोबेटिव वैल्यू। कौन सा दूसरा कन्फेशन एक्स्ट्रा जुडिशियल होता है या नॉन जुडिशियल? तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज ए वेरी पुअर पीस ऑफ एविडेंस and it may not be accepted as a substantive piece of evidence. ये can there be a question is a statement under section 164 CRPC is part of investigation or inquiry or trial? So investigation. How a statement under section 164 CRPC is proved? And by corroboration or contradiction under Indian evidence, like at the time of examination, chief and prosecutor. देखिए, जिसने वह स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है जुडिशियल मजिस्ट्रेट इज कॉल्ड, उनका 2 लाइन का बयान होता है कि इस तारीख को आई हैव रिकॉर्डेड दिस स्टेटमेंट which bears my signature at point A and which is exhibited so. इस तरह से बयान होता है। तो द मैन हु हैज रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट, ये हालांकि इक्का दुक्का पूछा गया है, अब उन लोगों से पूछा गया है जो प्रैक्टिस में हैं। आज हम लोगों के पास थोड़ा समय हो चुका है,
कल हम लोग एविडेंस एक्ट को कंक्लूड करेंगे। बीएनएस आपका हम लोगों ने कर लिया है, बीएनएस में डिफेमेशन वगैरह रह गया, एविडेंस आपका कंक्लूड हो गया। क्वांटिटी हम लोगों ने पीछे क्लासेज में कर दिया है कंक्लूड। सीपीसी, सीआरपीसी, फैमिली लॉ, टीपीए, टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, थोड़े थोड़े तो उधर भी हुए हैं। तो आप लोगों में से कोई कुछ सजेशन वगैरह देना चाहेंगे तो बताइए, मोस्ट वेलकम। एनी ऑफ यू? सर यार मेरा ये मानना है कि प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चन सीपीसी से, सीआरपीसी से और फैमिली लॉ से पूछे गए हैं, अब वो क्वेश्चंस आप डायरेक्टली पुट अप कीजिए, जिससे कि हम लोगों को एक मतलब आइडिया लग जाएगा। हम लिख के तो दे ही रहे हैं, एविडेंस एक्ट का लिख के दिए। आज रात में 20 क्वेश्चन और भेज देंगे, एविडेंस एक्ट कंक्लूड हो जाएगा। सीआरपीसी ले रहे हैं, वो टाइप करेंगे, लिखेंगे, देंगे। हमारे कंप्यूटर वगैरह में कुछ ऑफिशियल और कुछ इश्यूज के कारण वो एक जगह हैंड रिटन है, और वो हैंड राइटिंग वगैरह थोड़ा मतलब हम उन्हें सजा के अच्छा से सीक्वेंस में देते। अब इंटरव्यू में तो सीक्वेंस में नहीं पूछा जाता ना, एक को एट रैंडम पूछा जाता, कभी किसी सब्जेक्ट से कभी किसी सब्जेक्ट से। तो हम लोगों ने उसे सब्जेक्ट वाइज कंपाइलेशन उसका किया। अब हमारे बहुत सारे बच्चे लोग, आप भी इंटरव्यू देकर निकलेंगे तो सबसे पहले या तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा या मैं आपको कॉल कर लूंगा। ये तो हम पूछेंगे ही पूछेंगे कि भाई अंकित आपसे क्या क्या पूछा गया, और आपने तो ऑन दैट बेसिस हम लोगों ने कंपाइलेशन किया है। आज रात में वो 20 क्वेश्चंस आपको फिर से एविडेंस एक्ट के हम पोस्ट कर देंगे। जो रिमेनिंग पोर्शंस के हैं, कैरेक्टर तक शायद हमने पोस्ट कर दिया है, कैरेक्टर और प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। तो सारे सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन हम लोगों के पास है, वो दिए जाएंगे। एनीथिंग एल्स? यस सर। जी जी बताइए सर, सवाल पूछना था, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और कॉन्स्पिरेसी बाय अबेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है? क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो डिफिनीशन दिया गया, 2 और मोर पर्सन एग्री टू कमिट इलीगल एक्ट और an act which is not illegal by illegal means. So this is a short definition of conspiracy and abatement by conspiracy. Two or more person engages into conspiracy to abet someone to commit a crime. हमने और आपने बैठ के, हम और आप बैठ के हमने राघवेंद्र को उकसाया कि रंजन ऐसे ऐसे गालियां दे रहा था तुम्हें और बहुत बुरा भला कर रहा था, रंजन का सर फोड़ दो, पुलिस से सेटिंग है, जो भी होगा हम लोग देख लेंगे। और हम दोनों ने मिलके रंजन को उकसा दिया। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी एंड कॉन्स्पिरेसी। यहाँ कॉन्स्पिरेसी हुई अबेटमेंट करने के लिए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी was previously one of the species of abatement. Perhaps 1913 या 1931 में इसे लाया गया आईपीसी में। 1913। हाँ, और कौन सा केस था? क्वीन वर्सेस, लेकिन हाँ, तो समझ गए इसको कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी? यस सर। मेंस में पूछा जाता कॉन्स्पिरेसी इज ए नेसेसरी इविल। एक बार आप कॉन्स्पिरेसी में फंस गए तो इवन इफ यू विथड्रॉ योरसेल्फ यू आर नॉट डिस्चार्ज, आपको उसका प्रसाद चखना ही पड़ेगा। इंग्लिश लॉ में इफ यू हैव विथड्रॉन योरसेल्फ तो आपको मुक्ति मिल सकती है।
तो इंडियन लॉ में क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज ए नेसेसरी इविल। तो ये मेंस पर्पस से और इसके लिए डिटेल टीचिंग केस लॉ की भी, तो इंटरव्यू पर्पस से आई डोंट थिंक आपसे मैक्सिमम ये पूछा जा सकता कि व्हाई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी इज कंसिडर्ड एज नेसेसरी इविल। तो इसका जवाब होगा कि वंस यू ज्वाइन इनटू कॉन्स्पिरेसी यू कैन नॉट देयर आफ्टर विथड्रॉ। Once you join into conspiracy and later on you withdraw from that conspiracy, you shall still be treated as the conspirator and you can still be convicted. So therefore it is considered as necessary evil. बस इतना, इससे ज्यादा उनके पास भी समय नहीं है। वो आपसे लेंदी क्वेश्चन और वैसे क्वेश्चन इंटरव्यू में सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। क्या सिंपल छोटे क्वेश्चन पूछ के वो आप पे आसान कर रहे हैं या उनकी मजबूरी है, टाइम शॉर्टेज है छोटे छोटे सिंपल क्वेश्चन पूछने का? टेक द थिंग बाय अनदर एंगल आल्सो। आप किसी भी सीनियर जूनियर से छोटे छोटे ही क्वेश्चन होते हैं, डिस्क्रिप्टिव या फुल लेंथ क्वेश्चंस नहीं हो। क्यों? आप उनकी भी साइकोलॉजी समझने का प्रयास कीजिए। बहुत सारे बच्चे हैं, उनके पास भी टाइम की कमी है, एक ही बच्चे पे इतना टाइम देंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए देयर इज ए सिचुएशनल कंपल्सन, देयर इज ए फैक्चुअल नेसेसिटी, एंड ड्यू टू दिस सिचुएशनल कंपल्सन नॉर्मली इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चन होता। कॉन्स्पिरेसी से मैक्सिमम दैट कुड बी आस्क्ड दैट हाउ कॉन्स्पिरेसी इज ए नेसेसरी इविल, या पूछा जाए कॉन्स्पिरेसी इज ट्रीटेड एज नेसेसरी इविल और नॉट। और भी मैक्सिमम पूछा जा सकता कि एज टू व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज नेसेसरी इविल। तो आप कहिए कि वंस यू ज्वाइन यू हैव नो ऑप्शन टू विथड्रॉ। रामप्रीत, आई थिंक, होप एंड बिलीव कि आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। Yes, sir. Any other question, any other thing, any suggestion? See you tomorrow. Thanks for attending session. Good night. Good night.